दीनदयाल पीठ एंसिलरी के सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों, कल मैंने नेहरू पर कुछ बातें आपसे की थी। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पंडित नेहरू का समाजवाद उनके चिंतन का मुख्य बिंदु है। राजनीतिक क्षेत्र में नेहरू पूरी तरह से उदारवादी मान्यताओं के प्रतिपादक थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का जय घोष किया। वे समाजवादी थे। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का ताना बाना बुना। मार्क्स का नेहरू पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेहरू के समाजवाद को मार्क्स ने बहुत सीमा तक प्रभावित किया है। यह सर्वविदित है कि नेहरू का राजनीतिक चिंतन विज्ञान और वैज्ञानिक मान्यताओं से अनुप्रेरित था। मार्क्स और लेनिन की तरफ उनका झुकाव इसी वैज्ञानिक अवधारणाओं के कारण हुआ। मार्क्सवाद ने उन्हें समस्याओं के निदान का वैज्ञानिक चिंतन दिया। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें इसी संदर्भ में मार्क्स से प्रभावित समाजवादी कहा है। आचार्य नरेंद्र देव ने मार्क्सवादी समाजवादी के प्रतिपादक पंडित नेहरू को कहा है। नेहरू मार्क्स के इस तर्क से सहमत थे। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण साम्राज्यवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद एवं युद्धों का जन्म हुआ, ऐसा नेहरू का मानना था। उन्होंने चीन और रूस का भ्रमण किया था। वहाँ हुए तत्कालीन परिवर्तनों का अवलोकन उन्होंने किया। दूसरे महायुद्ध के बाद पूंजीवादी राष्ट्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अव्यवस्था ने उन्हें समाजवाद के प्रति और भी निकट ला दिया। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, यातायात के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में उन्होंने तेजी लाई। नेहरू के क्या क्या पॉइंट थे समाजवाद के? नेहरू के लिए मार्क्स के विचार बदलती हुई परिस्थितियों के संशोधन के बाद ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जबकि साम्यवादियों और मार्क्सवाद के शुभचिंतकों के लिए मार्क्स के विचार अंतिम और पूर्ण हैं। ठीक है, नेहरू ने मार्क्सवाद में संशोधन किया, लेकिन मार्क्सवादी और समाजवादियों ने मार्क्स के विचारों में कोई संशोधन नहीं किया। दूसरा, मार्क्सवादी अतिशय हिंसा के समर्थक रहे। मार्क्सवादी वो क्या होते हैं? अतिशय हिंसा के, बहुत अधिक हिंसा के समर्थक रहे, जबकि नेहरू का चिंतन मूल रूप से अहिंसा पर आधारित था। तो नेहरू का चिंतन अहिंसा पर आधारित था और मार्क्स का चिंतन अहिंसा पर आधारित था। दोनों में एक तात्विक विषमता आपको दिखाई पड़ेगी। तीसरा क्या था? नेहरू ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में आस्था रखी। नेहरू ने भी, मार्क्स ने भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आस्था रखी। नेहरू ने भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आस्था रखी, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को बढ़ाने का प्रयास किया, नेहरू ने वर्ग संघर्ष को कभी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। जिस रूप में मार्क्स साधन संपन्न वर्ग के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे, मार्क्स क्या चाहता था कि साधन संपन्न वर्ग समाज से समाप्त हो जाए। नेहरू ऐसा अनुभव नहीं करते थे। वह अधिकारों को सीमित करने के समर्थक थे। नेहरू का समाजवाद एक जीवन दर्शन है। मार्क्स का समाजवाद एक आर्थिक चिंतन है। समाजवाद के प्रति नेहरू ने व्यवहारिक व्याख्या रखी। मार्क्स का समाजवाद या मार्क्स का साम्यवाद अवैज्ञानिक हो जाता है, आगे चलकर यूटोपिया हो जाता है, अकाल्पनिक हो जाता है, उसे लागू ही नहीं किया जा सकता मार्क्स के सिद्धांत को। और आप देखिए कि धीरे धीरे मार्क्स के सिद्धांत दुनिया में तिरोहित होने लगे। जिन देशों में मार्क्स के सिद्धांत आज भी प्रचलित हैं, उन देशों में मार्क्स का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। वहाँ मार्क्सवाद और पूंजीवाद का अमलगमेशन है, समन्वयीकरण है। इसलिए ना वहाँ मार्क्सवाद है और न पूंजीवाद है। नेहरू ने समाजवाद के तीन मुख्य प्रेरणाओं को प्रभावित किया। पहला, वह लोकतंत्रात्मक है। नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरा, व्यक्तिवाद और समाजवाद में विरोध नहीं मानता। नेहरू का समाजवाद व्यक्तिवाद और समाजवाद में विरोध नहीं मानता। तीसरा, वितरण से अधिक उत्पादन पर बल देता है। मार्क्स वितरण पर अधिक बल देता है, नेहरू उत्पादन पर अधिक बल देते हैं तथा कृषि व्यवस्था पर आधारित है। नेहरू का समाजवाद कृषि व्यवस्था पर आधारित है, बड़े किसान, छोटे किसान इत्यादि पर आधारित है। नेहरू
लोकतंत्र के प्रति नेहरू की अतीव आस्था थी। देश की स्वतंत्रता का संपूर्ण इतिहास गांधी नेहरू का इतिहास है, ऐसा माना जाता है। गांधी ने जिन आदर्शों के निर्माण में अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया, जवाहरलाल नेहरू उन आदर्शों को व्यवहारिक रूप से लागू करने के पक्षधर थे। नेहरू के लिए लोकतंत्र का अर्थ है अवसरों का समान व्यवस्था है। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को अवसर से च्युत नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है जबकि समाज में सभी को जाति धर्म से निरपेक्ष होकर सभी को अपने हित को साधने, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का मौका मिले और समान अवसर पे मौका मिले। प्रकृति ने मनुष्य को असमान बनाया है, तब पूर्ण समानता की कल्पना करना निरर्थक और संयम है। प्रकृति ने ही बनाया है व्यक्ति को असमान, मनुष्य ने तो बनाया नहीं। यह लोकतंत्र के समान अवसरों की व्यवस्था, लेकिन यदि प्रकृति ने मनुष्यों को असमान बनाया है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का कर्तव्य है कि असमान व्यक्ति में समानता का भाव स्थापित करने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई व्यक्ति अबोध न हो, यह नेहरू का भाव था। कभी कभी लोगों ने नेहरू के इस संकल्पना में राम राज्य की कल्पना देखी। वे मानते थे कि नेहरू राम राज्य प्रभावित थे, लेकिन वास्तविकता है कि नेहरू का राम राज्य के प्रति कोई विश्वास नहीं था। गांधी ने राम राज्य की अवधारणा रखी। गांधी का राम राज्य के प्रति अतीव विश्वास था और गांधी के दर्शन का चिंतन का पूरा आधार राम राज्य ही था। सन 1933 में उन्होंने इंदिरा को लोकतंत्र की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए नेहरू ने लिखा था। उस पत्र के अनुसार लोकतंत्र का यह तो कभी कहना नहीं था कि सब मनुष्य असलियत में बराबर थे। वह ऐसा कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यह तो जाहिर है कि मनुष्य में के बीच असमानताएं हैं। तब भी असमानताएं जिसमें के सबब में ही कुछ लोग दूसरों में बलवान बनते हैं, असमानताओं का लाभ उठाते हैं। असमानताओं के कारण पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय होता है। असमानताओं के कारण ही गरीब हो जाता है, अमीर हो जाता है। नेहरू इसको लोकतांत्रिक मान्यताओं से बदलने के पक्षधर थे। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र का शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के रूप में है और यह संसदीय प्रणाली धर्मनिरपेक्ष है। वह भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखते थे। इस देश में रहने वाला प्रत्येक अल्पसंख्यक केवल सुरक्षित महसूस न करे, बल्कि संतुष्ट और सुखी महसूस करे। उसमें सुख पाने की लालसा होनी चाहिए। यह नेहरू का विचार था। नेहरू ने कहा कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य को सभी आवश्यक आधारभूत मान्यताओं को पूरा करना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वयन करना उन्होंने आवश्यक माना। नेहरू जी को अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे कानूनों का सहारा लेना पड़ा जो उनके आदर्शों के प्रतिकूल थे। यह देश के हितों, लोकतंत्र के आदर्श को ठेस पहुंचाने वालों के लिए वे ऐसे अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करते थे। नेहरू और गांधी के बीच में भी समानता है, नेहरू और विनोबा के बीच में भी असमानता है। इस प्रकार देखिए